अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी एंड हैप्पियर पंजाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ ख़बरों पर तबसरा करेंगे और देखेंगे कि आने वाले हालात में, आने वाले वक्त में उनका क्या असर पड़ता है, आवाम पर भी, हुकूमत पर भी और दूसरे मामलात पर भी। सबसे पहले हम देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कल इस्लामाबाद में बग़ैर प्रोटोकॉल के बाज़ार का चक्कर लगाना, इर्द गिर्द के इलाके का चक्कर लगाना और आवाम से बातचीत करना। नाज़रीन, बहुत बेहतर है कि एक वज़ीर आज़म का बग़ैर प्रोटोकॉल के अपनी आवाम के अंदर जाना, लेकिन अगर ये वाली बात को हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, एक इंसान होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, कि आपका वज़ीर आज़म आवाम में आया तो ज़रूर है। हमने अगर एक तनकीदी लिहाज से देखना शुरू कर दिया कि जी वज़ीर आज़म आया तो ये आवाम के लिए दिखावा है, भाई अगर वो आ रहा है चाहे आवाम के लिए दिखावा क्यों ना हो, लेकिन जिस जगह पर वो गया है, जिस जगह पर वो पहुंचा है, कम अज़ कम वहाँ के हालात तो उसकी नज़र में आना शुरू हो जाएंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखते हैं कि अपोजिशन है, अपोजिशन का काम तो ही क्या होता है, नुक्ताचीनी करना होता है। अगर हम ये भी देखते हैं कि जी जब मियाँ नवाज शरीफ आम आवाम में बूट कैप पहन के निकल पड़ते थे तब अच्छा था, आज अगर इमरान खान ऐसा कर रहे हैं तो आज बुरा है। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम दूसरे बंदे को पैगाम देना चाह रहे होते हैं। मसलन कि अगर हम ये देखें कि जब पीडीएम का लाहौर में जलसा हो रहा था और इयाज सादिक ने हुकूमत के ख़िलाफ़ ही नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बयान दिया था, तो लेकिन मरियम नवाज़ ने फ़ैसला किया था कि जो हम नाश्ता करेंगे किसके पास, इयाज सादिक के पास। दरअसल वो एक पैगाम देना चाह रही थी कि आज भी मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें इयाज सादिक के साथ खड़ी हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि जो इयाज सादिक का नज़रिया था वो दरअसल नज़रिया था मुस्लिम लीग नून का और उसकी दीगर जमातों का जो पीडीएम में शामिल थी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं वज़ीर आज़म के कल वाले बग़ैर प्रोटोकॉल के दौरे की तरफ। तो अब पिछले दिनों में हमने देखा कि असद उमर जो वफाकी वज़ीर भी हैं और इमरान खान के करीबी साथी भी हैं और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा भी हैं, उन्होंने बयान दिया कि जी जो हालात पैदा हो रहे हैं तो इन हालात की वजह से हो सकता है कि इमरान खान असम्बली तोड़ दें। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आवाम में आना, आम इंतखाबात के लिए आना। अब ये पहले भी बयान दे चुके हैं इमरान खान कि अगर मुझे काम करने नहीं दिया गया तो मैं क्या करूँगा, असम्बलियाँ तोड़ दूँगा और आवाम में चला आऊँगा, मैं आवाम को सड़कों पर निकालूँगा। तो असल में ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हम हर एक चीज़ को तनकीदी लिहाज से देखते हैं, हमें हर एक चीज़ को बतौर पाकिस्तानी देखना चाहिए। अगर आपको इख्तिलाफ़ात हैं किसी के साथ तो वो उस बुनियाद पे होने चाहिए आपका इख्तिलाफ़ कि आप उसके नज़रिए पे इख्तिलाफ़ करें कि उनका जो काम करने का स्टाइल है वो अच्छा नहीं है, या आप उनकी बात पे इख्तिलाफ़ करें कि ये वाली बात उन्होंने कही थी, ये वाली बात गलत तरीके से पहुंच गई हैं। ऐसे ही अगर हम देखें कि कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी बग़ैर प्रोटोकॉल के क्या किया है, दौरा किया है। उन्होंने भी आम आवाम से पूछा, महंगाई के बारे में पूछा और कोरोना SOPs पर अमल करवाने के बारे में पूछा। ऐसे ही अगर हम देखें तो कल हमें एक और चीज़ भी नज़र आई सियालकोट में रमज़ान बाज़ार में, तो फरदौस आशिक अवान है और AC साहिबा हैं, सोनिया सदफ साहिबा। अब हम इन चीज़ों को दो एंड देखते हैं। अब हमारे यहाँ क्या मुख्तलिफ सोचें हैं। अब जो इमरान खान यानी PTI के ख़िलाफ़ हैं वो तो हमेशा ही साथ देंगे किस चीज़ का, सोनिया सदफ का, और जो PTI वाले हैं वो हमेशा साथ देंगे फरदौस आशिक अवान का। लेकिन अगर हमने एक सोच पैदा करनी है, हमने किसी का साथ देना है तो वो एक बतौर पाकिस्तानी देना पड़ेगा। अगर हम बतौर पाकिस्तानी इस बात को देखते हैं कि ये वाला जो मामला है कौन कहाँ पे गलत था, सबसे पहली बात ये देखें कि जब बाज़ार में आपके लिए बाज़ार लगाया गया,
आम आवाम के लिए बाजार लगाया गया, नाकिस चीज़ें आई, तो ये किसका काम था? ये एसी साहिबा का काम था। वहाँ पे वो इस चीज़ में नाकाम रही हैं, उन्होंने चीज़ों की क्वालिटी पे काम नहीं किया। अगर उससे सवाल और जवाब किए जा रहे हैं चीज़ों की क्वालिटी के बारे में, तो उन्हें इस चीज़ का जवाबदेह होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम फरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ आते हैं, उन्होंने सख्त सवाल ज़रूर किए, उनका लहजा जो था वो सख्त ज़रूर था, लेकिन जो हमें चीज़ छुभ रही है वो ये छुभ रही है कि उन्हें बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, बदतमीज़ी गालम गलोच से परहेज़ करना चाहिए था। एक ब्यूरोक्रेट जवाबदेह ज़रूर होता है, लेकिन वो जवाबदेह ज़रूर होता है सियासतदानों का या अपने आला हुक्मरान का, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इज़्ज़त को फ़रोख्त करके नहीं बैठा होता। हर एक शख्स की इज़्ज़त होती है। उसके बाद अगर आप देखें बिहेव, अब ऐसी सेवा जो है वो बिहेव कैसे कर रहे हैं कि उसको बग़ैर खुदा हाफिज़ किए हुए चली जाती हैं। अब ये वाली बात देखें। अब यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता मैं भी आपको बयान करता चलूँ कि जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन में गैप आना शुरू हो जाए तो वहाँ पर हालात बिल्कुल अबतर हो जाते हैं। अगर एक सियासतदान किसी ब्यूरोक्रेट से पूछता है कि ये वाला काम तुमने सही तरीके से नहीं किया, तो वो उसका हक है। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो आपका है उससे कम्युनिकेट करते हुए आपको नरम लहजा अख्तियार करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स का हक है, क्योंकि वो पढ़ लिख के आया होता है, उन्होंने मुकाबले के इम्तिहान दिए होते हैं, वो एक आला पोस्ट पे होता है। ज़रूर है आप 5 साल के लिए हैं, उसके बाद आए ना, वैसे भी कुछ लोग सिलेक्टेड होकर आ जाते हैं तो वो पूछ-गुछ शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा अहम बात यह है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को भी आज देखें कि एसी साहिबा के साथ हमारी आम आवाम है वो कुछ खड़ी हो गई है। जो अक्सर तबका है वो एसी साहिबा के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ तबका क्या कहता है कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये अवाम के साथ, यानी एक सियासतदान, एक आपका हुक्मरान है, एक मुशीर है, उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किए हुए हैं, तो एक आम आवाम के साथ, एक आम आदमी के साथ उनका रवैया कैसा होगा? यही बात हमें सोचनी चाहिए। हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। सियासतदान को ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को सियासतदान के साथ मिलकर काम करना चाहिए, अवाम को ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और जो सियासी जमातें हैं वो आपस में मिलकर काम करें, तो तब जाकर एक मुआशरा बनता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम क्या मजहबी लिहाज से भी एक दूसरे से क्या है इख्तलाफात होने चाहिए थे, लेकिन हम जुदा होकर रह गए हैं, हम पार्टी की बुनियाद पर जुदा होकर रह गए हैं, हम लसानी तौर पर जुदा होकर रह गए हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते कि हम एक पाकिस्तानी हैं, हमने एक मुआशरा बनना है, हमने एक कौम बनना है, तो तब जाकर हम ये वाले नज़रिए के बुनियाद पर हम ज़रूर एक दूसरे से इख्तलाफात करते। लेकिन ऐसा कभी ना होता कि हम हर एक मस्बत बात को भी मनफी तरीके से देखते। उसके बाद नाज़रीन अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारत में, यानी ये वाली न्यूज़ है कि भारत में कोरोना के वार अभी भी जारी हैं। नाज़रीन ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि इंसानियत के नाते आप लोगों को जो भारत में जितने भी लोग आबाद हैं, उसके अलावा भारत के अलावा भी जितने दुनिया में जितने मुल्कों में कोरोना आया हुआ है उनके लिए दुआ ज़रूर करें। और माह मुक़द्दस है, माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला दुआओं को मज़ीद रंग लाता है, तो उस लिहाज से आपको दुआ ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ पर भारत की बात है तो भारत में देखें कि मस्जिदें आबाद होना शुरू हो गई हैं, उनके जो शमशान घाट हैं उनमें आप देखें कि लाशों को जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, जगह भी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को दूसरी साइड पे रख के अगर हम ये देखते हैं कि बतौर पाकिस्तानी हमारे इख्तलाफात ज़रूर मौजूद हैं, कश्मीर के बुनियाद पर ज़रूर मौजूद हैं, उसके अलावा अगर हम एक बतौर पाकिस्तानी, इनके अलावा अगर हम बतौर एक इंसान सोचते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी और अगले टॉपिक पर बातचीत करेंगे। अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। बिल्कुल नए एंटी बैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइटनेस अब राइट कर दिया। ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। नया ब्राइट एंटी बैक्टीरियल। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी भारत के हवाले से कि भारत में अभी कोरोना जो है ना नहीं थम सका।
تو ہم نے بات کی تھی کہ اب جب ہم ایک بطور انسان سوچتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں بھولنی پڑتی ہے، کشمیر کے ایشو کو بھی بھولنا پڑتا ہے، بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے ایشوز کو بھی بھولنا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے عمران خان کا یہ جو سٹیپ تھا کہ جی بھارت کو امداد جاری کی جائے، اور اس کے بعد عیدی ویلفیئر کی طرف سے فیصل عیدی کا جو سٹیپ تھا یہ بھی سب لوگوں نے سراہا، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بھارت سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ جب پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی انڈیا میں بولتا ہے تو ہم لوگ اسے غدار کہتے ہیں، ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں، یہ دہشت گرد ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، اسے پاکستان چلے جانا چاہیے۔ لیکن آج اگر پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کی ایک NGOs کے سربراہ فیصل عیدی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں بھارت کی مدد کرنی چاہیے، تو آج کی وہ عوام جو پاکستانی ہے، جس کو مسئلے ہیں اس بات پر کہ بھارت جو ہے وہ لائنز پر کیا کرتا ہے، حملے کرتا رہتا ہے، فائرنگ کرتا رہتا ہے، کشمیر میں کرفیو لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان باتوں کو، اپنے حکمران کے فیصلے کو اور فیصل عیدی کے فیصلے کو سراہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آج ایک بھارت میں آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمیں آج ایک انسان کے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ پچھلے ہم 74 سالوں سے زیادتی کر رہے ہیں، اور کشمیر میں ہم 74 سالوں سے زیادتی کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کے حق میں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں کشمیر میں کرفیو ختم کروانا چاہیے، اور جو بھارت میں مسلمان بستے ہیں ان کے ساتھ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اب ناظرین بات آتی ہے آگے الیکشن کی، کمیشن کی۔ اب ناظرین یہ والی بات اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی NA 249 پر کراچی میں الیکشن ہوئے، اور وہاں پر پاکستان پیپل پارٹی کے جو امیدوار تھے وہ جیت گئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے بھی الیکشن کے رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آواز اٹھانا شروع کر دیتے کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے رزلٹ آتے رہے، فارم 45 آتے رہے، اس میں جو آپ کے مفتاح اسماعیل تھے پاکستان مسلم لیگ کے، وہ جیت رہے تھے، لیکن اینڈ پر جو رزلٹ ہے اس میں پاکستان پیپل پارٹی جیت گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ سیٹ تھی NA 249 جو تھی وہ تھی اس کی سیٹ PTI کی، لیکن PTI آپ کو 5ویں نمبر پر چلی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ PTI جو کوئی بھی ضمنی الیکشن نہیں جیت سکی، وہاں پر عوام میں اس کے اختلافات موجود ہیں، عوام PTI سے تنگ ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ والی بات دیکھتے ہیں کہ جو ڈسکا میں ہوئی تھی، ڈسکا میں فرق اور NA 249 کے الیکشن میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ایک منظم طریقے سے الیکشن ضرور ہوئے، ایک منظم طریقے سے جو بھی تبدیلی ہوئی اس کو سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ جیسے کہ وہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جی میں دھاندلی کے الزامات جتنے بھی میں نے لگائے ہیں وہ عدالت میں جا کر ثابت بھی کروں گا، کیونکہ میرے پاس اس کے ثبوت ہیں۔ بالفرض عدالت کے پاس وہ ثبوت پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اور عدالت بھی کیا فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ تو ڈسکا میں بھی دوبارہ الیکشن ہوئے، اور NA 249 میں بھی دوبارہ الیکشن شروع ہو جائیں گے۔ تو دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں پر قتل و غارت ہوئی، وہاں پر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس کے علاوہ جو آپ کے ریٹرننگ آفیسر تھے ان کو بھی کیا کیا گیا، گرفتار کیا گیا، یعنی انہیں اغوا کیا گیا، یہ والے الزامات بھی سامنے آئے۔ وہاں پر فارم 45 نظر نہیں ہے، لیکن اگر ہم NA 245 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فارم 45 بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہاں پر بھی عدالت میں ثبوت پیش کر کے دوبارہ الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کروانے کی طرف جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج بھی گرفت ہے ہماری بیوروکریسی کی، کس چیز پر؟ الیکشن کمیشن پر، ہمارے اداروں کی طرف۔ تو ہمیں ایک ایسے سسٹم کی طرف پھر جانا پڑے گا کہ جو اس چیز کو کم کر سکے۔ ہمیشہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہتری کی گنجائش ضرور رہتی ہے، ہم بہتر سے بہتر کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایسے جیسے فواد چودھری نے کہا، وہاں کی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں، کہ ہم الیکٹرانک کی طرف جائیں، لیکن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپل پارٹی اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہی ہیں۔ دراصل وجہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی جس کا زور چلتا ہے، ڈسکا میں دیکھیں تو ٹھیک ہے، اور NA 249 میں دیکھیں تو وہاں پر پیپل پارٹی ہے، ایسے ہم نوشہرہ میں دیکھتے تو PTI جیت گئی۔ اب جہاں پر جس کا زور چلتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی بات کو بھی نہیں مانتا، الیکشن سے پہلے بھی کیا کرتا ہے، کمپین کرتا رہتا ہے۔ اگر الیکٹرانک سسٹم آ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کا زور ختم ہو جائے گا، وہاں پر صاف ایک چیز نظر آ جائے گی کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ یہ بات بالکل رائٹ ہے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو ووٹ دیا اس میں ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی کہ بالفرض اگر میں نے ووٹ PTI کو دیا تو میرا ووٹ مسلم لیگ نون کو کیوں چلا گیا؟
अगर बिलफर्ज मैंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो मेरा वोट पीपल पार्टी को कैसे चला गया। इस चीज़ से क्या होगा, ये चीज़ वाजे नज़र आ जाएगी जब ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका होगा कि आपने जिस बंदे को, जिस उम्मीदवार को वोट दिया था वाकई उस बंदे को वोट किया है, ये चीज़ वाजे नज़र आएगी। दूसरी जो आपको सेंट्रल इलेक्शन में नज़र आता है कि जी पैसा चलता है, पैसे की बुनियाद पर बोली लगी जाती है, वहाँ पर ज़मीरों का सौदा होता है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीका आ जाएगा। अब बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि जी कोई भी बड़ा मुल्क है वो इस सिस्टम की तरफ नहीं है, ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ। आप मुझे ये बताएं कि जो नादरा है ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप मुतमईन हैं, आप जितनी भी वेरिफिकेशन करवाते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से तो करवाते हैं। आपके सबसे कामयाब जो काम वो है तजारत है वो ई कॉमर्स की है। आपका सबसे जो कामयाब मार्केटिंग है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग है। सारी चीज़ें जो आपकी डिजिटल हो रही हैं, तो यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपको क्या कबात महसूस होती है। नाज़रीन, इसके अलावा लास्ट हमारी खबर है कि मॉडल बाज़ारों में क्या किया जाएगा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा। अब देखा जाए कि हमारी इस तीसरी लहर में अवाम ने इसको संजीदा नहीं लिया। पहले क्या था कि जी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ है, उसके बाद क्या है कि जी हमें पाक आर्मी की खिदमात भी लेना पड़े। उसके बावजूद कि आप पर पाक आर्मी भी आ गई, वो सख्ती करती है तो आपको तब भी गलत महसूस होता है। अगर वो सख्ती नहीं करती आप कहते हैं जी वो अमल करवाने में नाकाम हुई। अगर लॉकडाउन लग गया, अब मुझे बताएं कि ईद उल फितर जो है वो करीब आ रही है, लॉकडाउन लग गया तो गरीब आदमी जो दिन को क्या करता है, मजदूरी करता है, शाम को अपने बच्चों का खाना लेकर जाता है, तो उसके साथ क्या होगा, वो भूखा मरेगा। और हमारे यहाँ ऐसा है कि हमें इतना भी पता नहीं होता कि हमसाया हमारा भूखा है और हम जाकर और क्या करें, उसको खाना दे दें। हम तो उसके क्या करते हैं, फाका कशी का, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। बात फिर हम क्या करते हैं कि जी हम रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। असल में ये होता है कि रियासत मदीना में क्या था, हमसाए का ख्याल रखता था। हुक्मरान जो था वो गलियों में कि जाकर चक्कर लगाता था कि कोई मेरी रियाया जो है ना वो भूखी तो नहीं है। असल में इन चीज़ों की तरफ हमें अमली तौर पर आना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह जो है ना, मुझे तो इतना है कि अगर हम कुरान करीम और हदीस पाक पर अमल करेंगे तब हम एक बेहतर मुसलमान और एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।